हेलो बच्चों, मैं से संजू शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के इस 4th लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम जो है आपको सिंगुलैरिटीज़ वाला टॉपिक जो है वो कवर कराने जा रहे हैं। और क्या क्या एग्जैक्टली टॉपिक्स आज की क्लास में हम कवर करेंगे एक बार क्विकली देख लेते हैं। तो आज की क्लास में हम जीरोज़ ऑफ एन एनालिटिक फंक्शंस पे चर्चा करेंगे। यहाँ पे जो मैं जीरोज़ ऑफ एनालिटिक फंक्शन पे चर्चा करूँगा, दोबारा से फिर से जब मैं पावर सीरीज टेलर सीरीज वगैरह कराऊंगा उसमें मैं वापस से इस पर चर्चा करूंगा। अभी केवल मैं आपको एक डेफिनेशन बताऊंगा जिसको हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, बस। उसके अलावा जो जीरोज ऑफ एनालिटिक फंक्शन है जिसमें आप जो है क्या नाम है, आइडेंटिटी थ्योरम का भी जो है आगे डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन अभी आज के लेक्चर में वो नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका रेगुलर एंड सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं, दैट वी विल डिफाइन। और लास्ट में हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट जो है, ये टॉपिक्स आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहले लेट्स बिगिन विद व्हाट इज जीरो। जीरो का मतलब क्या है? जीरो का मतलब क्या है? यहां पे लिख देता हूं मैं, जीरो ऑफ अ फंक्शन। तो इस डेफिनेशन में तो कोई ऐसी खास बात नहीं है, जो आपने प्राइमरी में पढ़ी है वही डेफिनेशन है। ये 9th क्लास में जो पहली बार जीरो बताया जाता है आपको क्या होता है, वही डेफिनेशन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना। क्या है डेफिनेशन? इसमें डेफिनेशन ये है कि ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए आपके पास कोई एफ जो है तो फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है। कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, ठीक है ना। तो कोई भी एक पॉइंट z नॉट बिलोंग्स टू C is said to be a zero of f if। अब C क्या है, इसको भी D में लेना पड़ेगा क्योंकि भाई फंक्शन अपना डिफाइंड ही केवल D में है। ऐसा थोड़ी है कि डोमेन उसका जो है वो आपका कोई सबसेट ऑफ C है और जीरो जो है वो क्या नाम है, C में मिल रहा है। ऑब्वियसली फिर उस पॉइंट पे डिफाइंड भी होना चाहिए जिसमें मिल रहा है, तो ये z नॉट बिलोंग्स टू D ही लेंगे हम। सेट टू बी ए जीरो ऑफ f इफ f ऑफ z नॉट इक्वल टू जीरो। सीधी बात है ना, जहाँ पे f z नॉट क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, अगर एफ जेड अपना साइन जेड होता और मैं आपसे बात करता कि भाई कहाँ पे इसके जीरोस कहाँ हैं, तो एफ जेड जीरो कहाँ होता? एफ जेड जीरो का मतलब हुआ साइन जेड जीरो है, और साइन जेड जीरो कहाँ होता है? जहाँ पे जेड अपना एन पाई होता है, ठीक है। एन इज एनी इंटीजर। तो सेट ऑफ जीरोज की अगर बात करें तो आपका एन पाई आ जाएगा, ठीक है ना। सेट ऑफ जीरोज ऑफ एफ फॉर दिस पर्टिकुलर फंक्शन, सेट ऑफ zeros of fz is n pi n belongs to integer, ठीक है। ऐसे अगर मैं cos के जीरोस की बात करूंगा तो कहाँ पे जीरो होगा? जहाँ पे आपका z जो है वो पाई बाय 2 का ऑड मल्टीपल हो, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मतलब इसमें कोई एज सच डिफरेंट चीज़ नहीं है, वही है। जीरो डिफाइन करने का मतलब हुआ कि भाई उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। बट एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट ये है कि अगर एफ डी से सी तक कोई एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक या जिसको होलोमॉर्फिक हमने डिफाइन किया था, क्या है, होलोमॉर्फिक फंक्शन है या एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है। देन हम कहेंगे वी से दैट z इक्वल टू z नॉट इज
0 ऑफ ऑर्डर m या 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज वर्ड है, 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी m, मल्टीप्लिसिटी m of the function f if fz can be written as z minus z naught to the power m into में gz, where g is an analytic function, analytic या holomorphic बोल दो, holomorphic function on D and g at z naught is not equal to 0. तो बेसिकली कहना चाह रहे हैं कि मल्टीप्लिसिटी m का 0 होगा z नॉट पे। वी से दैट z इक्वल टू z नॉट इज अ 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी m ऑफ द फंक्शन f। अगर fz को आप इस फॉर्म में लिख पाएँ, अगर fz को आप कैसे लिख पाएँ, z माइनस z नॉट इंटू m, सॉरी z माइनस z नॉट की पावर m इंटू जी जेड, जहाँ जी जेड कोई ऐसा एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए, जी जेड एक ऐसा कोई एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए जिसकी वैल्यू z नॉट पे 0 ना हो। अगर ऐसा आप लिख पाएंगे तो हम कह देंगे कि अपना जो फंक्शन है उसके पास z इक्वल टू 0 पे मल्टीप्लिसिटी m वाला 0 है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक फंक्शन कंसिडर करूं f z इक्वल z माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू में z स्क्वायर प्लस 4, तो अगर आप ध्यान से देखें तो z इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ fz ऑफ मल्टीप्लिसिटी what 3, z इक्वल टू 1 इज 0 ऑफ fz ऑफ मल्टीप्लिसिटी 3, है ना, क्योंकि ये आपका gz का काम करेगा और ये जो gz है ये डेफिनेटली आप देख सकते हैं एनालिटिक है और ये 1 पे 0 नहीं है। तो ये आपका हो गया z माइनस 1 टू द पावर 3 इंटू gz, है ना, दिस विल वर्क एज gz विच इज एनालिटिक एंड डेफिनेटली इट डज नॉट हैव वैल्यू 0 एट 1। ठीक है, ओके और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप क्रिएट कर सकते हैं। एफ जेड इक्वल टू कुछ भी ऐसा बना लो, जेड माइनस 2 टू द पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर प्लस 6, समथिंग लाइक दिस। दिस फंक्शन हैज 0 ऑफ मल्टीप्लिसिटी 4 at z equal to 2 and has 0 of multiplicity 1 at z equal to प्लस माइनस आयोटा रूट 6। इन पॉइंट से भी है ऐसे ही दिस z इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा, है ना, इज अ 0 ऑफ एफ जेड ऑफ मल्टीप्लिसिटी 1। तो मल्टीप्लिसिटी 1 को सिंपल 0 बोल सकते हो और एक से अधिक मल्टीप्लिसिटी को जो है मल्टीपल 0 बोल सकते हो। और मल्टीपल 0 बोलते समय आपको ये भी बताना पड़ेगा कि कितनी मल्टीप्लिसिटी है ना। मतलब बेसिकली अगर देखा जाए लेमन टर्म में, साधारण भाषा में, 9th क्लास के बच्चे की भाषा में देखा जाए तो हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि कितनी बार जो है वो कोई भी z इक्वल टू जेड नॉट एज अ रूट रिपीट हुआ है ना, एज अ 0 रिपीट हुआ है, नॉट रूट, एज अ 0 रिपीट हुआ है फंक्शन में। जितनी बार रिपीट हुआ है वही उसकी मल्टीप्लिसिटी है ऐसे। अब इसके संदर्भ में एक और अच्छा सा रिजल्ट है जो कि डिफरेंशियबिलिटी को अप्लाई करता है कि अगर आपके पास कोई भी इस प्रकार का एनालिटिक फंक्शन है, लेट f फ्रॉम d अ सबसेट ऑफ c टू c be एन एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक या होलोमॉर्फिक, में उसको एज अ सिनोनिम यूज कर रहा हूँ। ठीक है, be an analytic function, then f has 0 of multiplicity m at z equal to z naught if and only if
एफ डैश जेड नॉट इक्वल्स एफ डबल डैश जेड नॉट इक्वल्स डॉट 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 इक्वल्स एफ एम माइनस वन जेड नॉट इक्वल 0 एंड एफ एम जेड नॉट इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी m अगर है तो m माइनस वन ऑर्डर तक के डेरिवेटिव सारे जीरो हो जाएंगे। जैसे एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है कि इसके पास जेड इक्वल, ये लिख लो चलो जेड माइनस वन का होल स्क्वायर, साफ साफ दिख रहा है कि दिस फंक्शन हैज जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी वन एट जेड इक्वल टू वन, सॉरी जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी टू एट जेड इक्वल टू वन। अब अगर मैं इसका एफ डैश जेड निकालूँ तो एफ डैश जेड हो जाएगा टू इंटू जेड माइनस वन, और इसका अगर मैं एफ डबल डैश जेड निकालूँ तो रहेगा टू। तो आप देखो तो जो अपना फंक्शन है एफ जेड, अच्छा यहाँ पे एफ जेड भी तो जीरो होगा, जीरो तो बोला है तो एफ जेड भी जीरो होगा, ये ठीक है। जीरो ऑफ मल्टीप्लिसिटी हम तो ये भी होना चाहिए डेफिनेटली, एफ जेड नॉट भी जीरो होना चाहिए, नहीं तो जीरो काहे का हुआ जब वो जीरो नहीं हो रहा था, ये भी जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे एफ एट ज़ीरो वो तो डेफिनेटली ज़ीरो देगा ही, जीरो नहीं यार, एफ एट वन डेफिनेटली ज़ीरो देगा ही। ठीक है, यहाँ पे एफ डैश अगर जेड पे देखोगे एफ डैश एट जेड नॉट मतलब वन पे वो भी जीरो दे रहा है, और यहाँ पे अगर आप देखो एफ डबल डैश एट जेड इक्वल टू वन वो टू आ रहा है, वो जीरो नहीं है। तो अगर मल्टीप्लिसिटी दो है तो दो से एक कम मतलब फर्स्ट ऑर्डर तक का डेरिवेटिव वैनिश हो जाएगा, बट सेकेंड ऑर्डर वाला नहीं होगा। और ऐसे ही अगर मल्टीप्लिसिटी m का जीरो है जेड इक्वल टू जेड नॉट पे, तो फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव से लेकर के m माइनस वन ऑर्डर तक के डेरिवेटिव जेड नॉट पे जीरो हो जाएंगे, बट mth ऑर्डर का डेरिवेटिव जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा अगर हो रहा है तो हम कह देंगे कि फंक्शन के पास जीरो है मल्टीप्लिसिटी कितने का, m का। अभी एग्जाम्पल देखो, अगर मैं पूछूँ आपसे, ये फंक्शन दे दिया आपने को एफ जेड इक्वल टू जेड माइनस साइन क्यूब जेड, एंड सपोज आई वांट टू नो कि भाई इसके पास जीरो कितनी मल्टीप्लिसिटी का है। तो पहले अगर मुझे देखना है कि इसके जीरोज कहाँ पे हैं, है ना, अगर मुझे देखना है कि जीरो कहाँ पे होने वाला है, तो ये जीरो होने वाला है बस जीरो पे। पहली बात तो ये क्लियर है, एफ जेड जीरो का मतलब ये हो गया कि जेड जीरो होगा, तो जेड माइनस साइन क्यूब जेड जीरो होने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ जेड इक्वल टू जीरो होगा, या कुछ और भी हो सकता है, किसी और पॉइंट पे तो जीरो नहीं लग रहा है होता हुआ ना। हाँ ठीक है, अब ये देखना है कि जेड इक्वल टू जीरो पे इसकी मल्टीप्लिसिटी क्या है, जीरो तो हो गया, व्हाट इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ दिस जीरो। तो मल्टीप्लिसिटी चेक करने के लिए पहले तो एफ डैश जेड निकालो, एफ डैश जेड हो जाएगा अपना वन माइनस थ्री साइन स्क्वायर जेड इंटू में साइन जेड का हो गया कॉस जेड। अब जैसे आप एफ डैश एट जीरो निकालोगे तो वन माइनस जीरो, सॉरी हाँ वन माइनस जीरो विच इज़ वन विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब जेड इक्वल टू जीरो इज अ सिंपल जीरो। ठीक है, इस प्रकार से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कितने ऑर्डर का जीरो है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग विच इज रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट क्या होता है, जैसे हमने कंसेप्ट एक डिफाइन किया था होलोमॉर्फिक एट अ पॉइंट इन द लास्ट लेक्चर। होलोमॉर्फिक एट अ पॉइंट का मतलब क्या हो कि इस पॉइंट के अराउंड एक नेबरहुड मिलना चाहिए, एक ओपन डिस्क मिलना चाहिए, जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन जो हो वो आपका डिफरेंशिएबल हो, है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि मान लीजिए एफ कोई भी फंक्शन डिफाइंड है ऑन डी एंड जेड नॉट इज इंटीरियर पॉइंट ऑफ डी, वी से दैट एफ इज रेगुलर एट जेड नॉट और जेड नॉट इज a regular point of f if there exists a delta greater than 0 such that f dash z naught, sorry f dash z exists for all z belongs to d z naught delta। वही बात हो गई, एक ऐसी ओपन डिस्क मिल रही है अराउंड द पॉइंट z नॉट, है ना, कि ओपन डिस्क के हर पॉइंट पे फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है। ठीक है, ऐसा अगर हो रहा है तो हम कह देंगे कि वो पॉइंट फंक्शन का रेगुलर पॉइंट है। क्या है, रेगुलर पॉइंट।
ठीक है। और सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट डेफिनेटली एक ओपन सेट होगा। क्यों ओपन सेट होगा? अगर आप जो है सारे रेगुलर पॉइंट्स लेते हैं, मान लीजिए लेट आर इज इक्वल टू, पहले ये मान लेते हैं कि फंक्शन अपना है डी सबसेट ऑफ सी टू आर, एंड मान लीजिए एफ जो है मतलब ये आर जो है दैट इज कलेक्शन ऑफ ऑल अल्फा सच दैट अल्फा इज रेगुलर पॉइंट। तो अगर अल्फा रेगुलर पॉइंट है, इसका मतलब ये हुआ अगर अल्फा रेगुलर पॉइंट है तो कोई भी अल्फा अगर मैं आर में लूँगा, अल्फा रेगुलर पॉइंट होने का मतलब क्या है? अल्फा बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज अल्फा इज रेगुलर पॉइंट। रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन क्या है? रेगुलर पॉइंट की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा डेल्टा मिलेगा ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एफ इज डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन डिस्क विद सेंटर अल्फा एंड रेडियस डेल्टा। अब अगर ऐसा है तो फिर इसका मतलब फंक्शन जो है वो इस ओपन डिस्क के भी हर पॉइंट पे रेगुलर है, क्योंकि ये अपने आप में एक ओपन सेट है और इसके अंदर कोई भी आप पॉइंट लोगे उसके पॉइंट हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट लेके उसके अराउंड छोटा से छोटा एक ऐसा सर्कल जरूर बना पाओगे, डिस्क जरूर बना पाओगे जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल रहेगा, है ना, क्योंकि इसका हर पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है। तो बेसिकली आप यहाँ से ये भी कह सकते हो कि एवरी पॉइंट ऑफ डी अल्फा डेल्टा इज रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ, इज ए रेगुलर पॉइंट ऑफ एफ। और सारे रेगुलर पॉइंट का कलेक्शन तो जो है वो आर है, मतलब जो आपका ये ओपन डिस्क है विद सेंटर अल्फा एंड रेडियस डेल्टा इज कंटेन इन आर फॉर सम डेल्टा ग्रेटर देन 0। और किसी भी अगर डेल्टा ग्रेटर देन 0 के लिए ऐसा कृत्य किया जा रहा है, ऐसा कृत्य पॉसिबल है ना, और ऐसा हर अल्फा बिलोंग्स टू आर के लिए आप कर पा रहे हैं, इसका मतलब आर इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स, और इसका मतलब आर इज ओपन। सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स इज एन ओपन सेट। अब क्वेश्चन है व्हाट आर सिंगुलर पॉइंट्स। तो जब मुझे सिंगुलरिटी डिफाइन करनी है तो पहले रेगुलरिटी डिफाइन करनी थी, इसलिए पहले रेगुलर पॉइंट डिफाइन कर दिए। नाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन व्हाट आर सिंगुलर पॉइंट्स। तो सिंगुलर पॉइंट्स क्या होते हैं? तो मान लीजिए एफ कोई भी फंक्शन है ऑन सम सबसेट डी ऑफ सी, अ पॉइंट जेड नॉट इज सेट टू बी अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ, और एफ हैज सिंगुलरिटी एट जेड नॉट इफ जेड नॉट इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स बट नॉट रेगुलर पॉइंट इटसेल्फ। मतलब क्या हुआ कि ऐसा जेड नॉट जो लिमिट पॉइंट तो है रेगुलर पॉइंट्स का बट खुद रेगुलर पॉइंट नहीं है, वो क्या कहलाता है कि जेड नॉट इज अ सिंगुलर पॉइंट। ठीक है ना? तो अगर जेड जो है आर डैश माइनस आर में है, मतलब जेड नॉट जो है या कोई भी पॉइंट है, कोई भी पॉइंट जेड नॉट जो है वो आर डैश माइनस आर में है, मतलब ये लिमिट पॉइंट है सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट्स का, बट इट इज इटसेल्फ नॉट अ रेगुलर पॉइंट। ऐसे पॉइंट्स को वी कॉल सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? सिंगुलर पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स को। ठीक है ना? तो जैसे अगर आपको सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं तो क्या करना है आपको? फंक्शन दिया है डी से सी तक, आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं सिंगुलर पॉइंट्स के लिए। फाइंड सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स डी में, उसके बाद फाइंड द डिराइव्ड सेट ऑफ आर दैट इज आर डैश, द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज गिवन बाई आर डैश माइनस आर। सीधी बात है, ठीक है ना? यही हमने आपको बताया। पहले सारे रेगुलर पॉइंट्स फाइंड करो, उसके बाद जो है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स ऑफ रेगुलर पॉइंट फाइंड करो, और उसके बाद उसमें से जो है आर को माइनस कर दो, वही सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स होगा। ठीक है, जैसे अगर हम ये फंक्शन लें, करें कंसिडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड अपॉन साइन जेड।
where z is not equal to n pi. Then which of the following is are true? The set of singular points is bounded. The set of singular points is open. The set of singular points is closed. The set of singular points is compact. इसके सिंगुलर पॉइंट्स निकालने हैं. फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ जेड इज इक्वल टू ई की पावर में जेड अपॉन साइन जेड. ठीक है, ई की पावर जेड अपॉन साइन जेड. देखो, इस फंक्शन की अगर आपको सिंगुलरिटी देखनी है तो आपको पहले रेगुलर पॉइंट्स देखने पड़ेंगे. इसके रेगुलर पॉइंट्स का मतलब ये हुआ कि वो पॉइंट्स जिनके अराउंड पक्का एक ऐसी ओपन डिस्क मिले, है ना, जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो. तो अगर आप देखोगे तो इसके जो रेगुलर पॉइंट्स हैं आर, तो आपका हो जाएगा पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स माइनस कॉम्प्लेक्स नंबर में से बस ये वाला पॉइंट हटा दो जहाँ पे ये जीरो हो रहा है. बाकी सब जगह ये आपका जो है डिफरेंशिएबल है. कहाँ पे ये जीरो हो रहा है? एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ये हटाना है बस आपको. तो ये इसका सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स हो जाएगा. ठीक है, आई बात समझ में? पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में केवल यही वो पॉइंट्स है जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने से मना कर रहा है. बाकी सब जगह है. तो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट जो है वो ये हो गया. तो अब आपके जो एन पाई हैं, एन पाई यहाँ के ही होंगे ना. यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे माइनस पाई होगा, यहाँ पे 2 पाई होगा, यहाँ पे माइनस 2 पाई होगा, एंड सो ऑन. ऐसे ही होंगे पॉइंट्स. यहाँ पे जीरो होगा. अगर आप ध्यान से देखो, इनको हटाने के बाद जितने भी पॉइंट हैं, है ना, मुझे क्या पता करना है? मुझे पता करना है इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स. इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स. तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, इसका जो सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है इसका एक क्या नाम है, लिमिट पॉइंट बन जाएगा. क्यों? क्योंकि आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लो यहाँ पे, इसके अराउंड आप कितनी भी छोटी से छोटी डिस्क बनाओ, ओपन डिस्क, उसमें ज़रूर इस सेट के पॉइंट आ रहे हैं. ये वाले पॉइंट आ रहे हैं ना, ये वाले, ये सारे, कोई भी बना लो, यहाँ पे भी बना लो, उसके अंदर भी ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे आएंगे, इन्फिनिटली में नहीं. इसका मतलब इसका जो सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स है आर डैश, वो आपका पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स प्लेन हो जाएगा. एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट. तो जो मेरा एस है, एस का मतलब हुआ सेट ऑफ पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन जो है वो रेगुलर था, उसका लिमिट पॉइंट लिया हमने. फिर अब उसमें से माइनस कर देंगे, आर डैश माइनस आर कर देंगे. आर डैश माइनस आर क्या होगा? आर डैश माइनस आर क्या होगा? तो सी में से इसको जब माइनस करोगे तो केवल ये सेट बचेगा, एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. तो आपका जो इसका सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स हो गया, वो हो गया एन पाई सच दैट एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स. ठीक है ना. अब ये जो सेट आपका बना है, ये कैसा सेट है? आप देख सकते हो एन पाई, ये इधर भी बढ़ता ही जा रहा है, इधर भी बढ़ता ही जा रहा है. इसका मतलब ये बाउंडेड तो नहीं है. जब ये बाउंडेड नहीं है तो ये कॉम्पैक्ट नहीं है ना. तो बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट तो नहीं है. तो इसका अगर ऑप्शन की बात की जाए तो जो यहाँ पे कहा गया है कि द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज बाउंडेड, ये गलत हो गया पहली बात. द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज ओपन, ये भी गलत हो गया. कैसे? क्योंकि ये एक काउंटेबल सेट आया है और नॉन एम्प्टी है. काउंटेबल नॉन एम्प्टी सेट ओपन नहीं हो सकते हैं. ठीक है ना. क्योंकि एक नॉन एम्प्टी सेट को ओपन अगर होना है तो इसको अनकाउंटेबल भी होना पड़ेगा. द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज क्लोज्ड. क्लोज तो ये हो जाएगा क्योंकि इस सेट के पास कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं है. अभी तुम कहोगे सर अभी तो आप कह रहे थे सारे ही लिमिट पॉइंट बन जाएंगे. मैं उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं इस सेट की बात कर रहा था. इसके सारे कॉम्प्लेक्स नंबर लिमिट पॉइंट है. बट अगर मैं केवल एन पाई वाले सेट की बात करूं, एस की जो है, एस के पास कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं है. एन पाई जो है, इसमें कोई भी सीक्वेंस आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को अप्रोच नहीं करा सकते, नॉन कांस्टेंट सीक्वेंस. तो इसके पास कोई लिमिट पॉइंट्स नहीं है ना. तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज क्लोज्ड. ठीक है. तो द सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज क्लोज्ड. सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज कॉम्पैक्ट. कॉम्पैक्ट नहीं है क्योंकि ये भाई हमारा बाउंडेड नहीं आया है. ठीक है. क्लोज तो है बट बाउंडेड नहीं है. ठीक है ना. और एक चीज़ देखिएगा आप, एक अद्भुत बात मैं आपको बताता हूँ. अद्भुत बात ये है कि अभी हमने एक रिजल्ट बताया था. हमने आपको बताया था कि सेट ऑफ ऑल सिंगुलर पॉइंट जो है, सेट ऑफ ऑल रेगुलर पॉइंट जो है वो ओपन सेट होता है. और अभी आपको सिंगुलर पॉइंट मैंने डिफाइन करके दिया है. सिंगुलर पॉइंट इज आर डैश माइनस आर. तो यहाँ से आप एक चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हो, नोट करके लिख सकते हो चाहे तो,
कि जो S है उसको आप R डैश इंटरसेक्शन R का कॉम्प्लीमेंट भी लिख सकते हो, और क्योंकि R आप ऑलरेडी बोल चुके हो कि ओपन सेट है तो R का कॉम्प्लीमेंट क्लोज सेट होगा, और R डैश जो है वो लिमिट पॉइंट का सेट है, वो ऑलरेडी क्लोज्ड है, सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स है ना, ऑफ एनी सेट इज ए क्लोज सेट। तो ये भी एक क्लोज सेट है, ये भी एक क्लोज सेट है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा फाइनाइट इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट वो भी क्लोज सेट होगा, तो ये एक क्लोज सेट होगा, है ना, इज ए क्लोज सेट। तो सिंगुलर पॉइंट का सेट हमेशा क्लोज सेट होगा, बाकी बॉन्डेड होगा कि नहीं वो देखना पड़ेगा, बट क्लोज हमेशा होगा, ठीक है। सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज ऑलवेज क्लोज्ड। अब कभी कभी आपको ना जाने पहचाने फंक्शन से पाला पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जाने पहचाने फंक्शन से अगर पाला पड़ रहा है, जैसे ऐसा फंक्शन है आपको अगर दिया है एच जेड इज इक्वल एफ आई जेड अपॉन एफ जे जेड, जहाँ पे एफ आई जेड और एफ जेड जेड दोनों एनालिटिक है ना। तो जो डी है इसका डोमेन वो क्या होगा, इसका डोमेन होगा C माइनस अल्फा बिलोंग्स टू C सच दैट एफ जे अल्फा इक्वल टू 0। मतलब जहां पे जो डिनोमिनेटर है वो 0 हो रहा है, बस वो कॉम्प्लेक्स प्लेन से हटा दो, ये इसका डोमेन होगा, और इसके हर पॉइंट पे फंक्शन आपका रेगुलर हो जाएगा। मतलब इसका जो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट है, इसका जो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट है वो ये पूरा डी आ जाएगा, ठीक है ना, C माइनस दिस थिंग। आई बात समझ में, इसका सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट ये डी आ जाएगा C माइनस दिस थिंग। तो ये ध्यान में रखना कि अगर आपको ऐसा कोई फंक्शन दिया गया है, उस केस में अगर आपको रेगुलर पॉइंट्स पूरे निकालने हैं, तो जो इस फंक्शन का डोमेन होता है, मतलब जो ये आता है आपका ये वाला सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से वो पॉइंट रिमूव कर दो जिस पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, वो आपका सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स होता है, ठीक है। और रेगुलर पॉइंट्स अगर आपको पता चल गए तो फिर आप बस इसके लिमिट पॉइंट निकाल के और उसमें से R को माइनस करके सिंगुलर पॉइंट्स निकाल लोगे, है ना, तो कुछ बचेगा नहीं फिर। ऐसे अगर आपका इस प्रकार का कोई फंक्शन हो, e की पावर एच जेड या साइन एच जेड या कॉस एच जेड टाइप के अगर फंक्शन हो, तो इनके जो सिंगुलर पॉइंट्स हैं वो वही हैं जो इनके हैं, सेम एज द सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ व्हाट एच जेड, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ एच जेड। तो अगर आपको इस प्रकार का फंक्शन दिया है और आपको सिंगुलर पॉइंट ढूंढने हैं, तो किसके सिंगुलर पॉइंट ढूंढने हैं, बस आपको एच जेड के, है ना, जो यहाँ एच जेड है, जो यहाँ एच जेड है, जो यहाँ एच जेड है, उसके सिंगुलर पॉइंट ढूंढने हैं। जो उसका सिंगुलर पॉइंट होगा वही इन फंक्शंस का भी होगा, ठीक है। तो ये दो जो है ना अपने बड़े काम आने वाले हैं, बहुत मदद करने वाले हैं अपनी। जैसे तो पहले हमने इसी क्वेश्चन में कर लिया, जैसे हमने ई की पावर में ये अपना एच जेड हो गया, है ना, तो अब इसके सिंगुलर पॉइंट बस आपको निकालने थे जेड अपॉन साइन जेड के, और इसके सिंगुलर पॉइंट वही होंगे जहाँ पे साइन जेड 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो बस उसको जो है आपको देखना है, साइन जेड कहाँ 0 होता है, एन पाई पे 0 होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू ई की पावर कॉस साइन जेड माइनस 1 इंटू ई की पावर जेड। तो जो ये न्यूमरेटर लिखा है तो ये तो प्यारा सा फंक्शन है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, क्योंकि ई देखो साइन जेड माइनस 1 एनालिटिक है, इनफैक्ट एंटायर है, कॉस ऑफ साइन जेड माइनस 1 भी एंटायर फंक्शन होगा, और ई की पावर जेड भी एंटायर है, तो ये पूरा प्रोडक्ट एंटायर हो गया, तो फिर उसका कंपोजिशन ई की पावर जेड के साथ जो आएगा ये भी एंटायर फंक्शन हो जाएगा। इसको कहीं दिक्कत नहीं है, सुकून में। दिक्कत किसको है, दिक्कत इसको है 2z प्लस 1, जहाँ पे ये 0 हो गया डिनोमिनेटर, वहाँ पे दिक्कत है अपने को। तो 2z प्लस 1 जहाँ 0 हो जाए, या फिर ez माइनस 1 जहाँ 0 हो जाए। तो अगर मुझे देखना है इसके सिंगुलर पॉइंट्स, तो ये दो होंगे सिंगुलर पॉइंट्स के लिए आपको s जो निकालना पड़ेगा, है ना, तो आपका हो जाएगा एक तो ये -12, उसके अलावा वो पॉइंट्स जहाँ पे e की पावर z माइनस 1 0 होता हो, तो मतलब जहाँ e की पावर z 1 होता हो। e की पावर z 1 कहाँ होता है, e की पावर z 1 होता है 2n पाई i पे, जहाँ n कोई भी इंटीजर हो सकता, ठीक है। तो अपना जो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स है वो ये आ गया -12 और यूनियन 2n पाई i,
अब फिर से वही कहानी तो वही है, सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज बाउंडेड, तो वो 2n पाई आई बाउंडेड नहीं है, उसका मॉड निकालोगे आप तो जो है 2n पाई आएगा, जो कि n इंटीजर में वेरी कर रहा है तो बाउंडेड नहीं हो सकता, तो ये बाउंडेड नहीं है। क्लोज्ड ऑप्शन में है अगर तो उसको डायरेक्ट टिक कर दो, क्योंकि क्लोज तो ये होगा ही होगा, ठीक है ना। कॉम्पैक्ट है क्या, बाउंडेड नहीं है तो कॉम्पैक्ट नहीं हो सकता। ओपन है क्या, ओपन नहीं है ये, क्योंकि ये काउंटेबल है। काउंटेबल सेट कभी भी इन अगर क्या नाम है नॉन एम्प्टी है तो वो ओपन नहीं हो सकते, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ये दिया हुआ है, कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल 1 अपॉन ई की पावर पाई आई बाई जेड माइनस 1, है ना। अब आपका फंक्शन है एफ जेड इक्वल टू वन अपॉन ई की पावर पाई आई बाई जेड माइनस 1, पाई आई बाई जेड माइनस 1। सबसे पहले इसको दिक्कत कहाँ होगी, दिक्कत मतलब जहाँ पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होने से मना करेगा, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो। लेकिन उसके अलावा इसको भी कहीं दिक्कत है, इस पूरे फंक्शन को, इस वाले को, इसको दिक्कत है जहाँ पे ये वाला, मतलब इसको दिक्कत जहाँ पे, उसको दिक्कत कहाँ पे है, जीरो पे। जब मैं सिंगुलर पॉइंट्स लिखूंगा तो एक तो जीरो तो है ही है, जीरो तो है ही है, उसके अलावा वो पॉइंट देखने हैं आपको, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स देखने हैं जहाँ पे ये जीरो हो जाए, ई की पावर पाई आई बाई जेड माइनस 1 जीरो हो जाए, ये वाले पॉइंट्स आपको देखने हैं, ठीक है। तो ये देख लेते हैं, अगर मुझे चाहिए ई की पावर पाई आई बाई जेड माइनस 1 जीरो हो जाए, इसका मतलब ई की पावर पाई आई बाई जेड मुझे चाहिए कि 1 हो जाए, और ये 1 ई की पावर कुछ भी जेड 1 तभी होता है जब वो जो जेड है वो 2n पाई आई टाइप का हो, जहाँ n कोई भी इंटीजर है। लेकिन यहाँ पे n जीरो नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ भी z ले लो ये जीरो नहीं आ सकता, तो ये n होगा आपका z माइनस जीरो, नॉन जीरो इंटीजर। ये क्या बन जाएगा अपना, यहाँ से आपका i से i कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो z हो जाएगा 1/2n, where n कैन बी एनी इंटीजर एक्सेप्ट जीरो। अब अगर मैं सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स की बात करूं तो एक जीरो आ जाएगा, यूनियन 1/2n सच दैट n बिलोंग्स टू z माइनस जीरो, ठीक है। अब बात करते हैं पुनः, देखो क्या क्या बातें करनी है। सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट इज बाउंडेड, हाँ अब तो बाउंडेड हो जाएगा, क्योंकि 1/2n का जो मॉड निकालोगे वो जो भी आएगा ये हमेशा जो है हर इंटीजर के लिए 1/2 से ही होगा छोटा, है ना। और जीरो का तो वैसे ही मॉड 1/2 से छोटा है, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं एस में सबका मॉड 1/2 से लेसर इक्वल टू है, इसका मतलब ये बाउंडेड होगा। सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स इज बाउंडेड, ये तो सही है। क्लोज तो वैसे ही होता है, तो क्लोज और बाउंडेड होके कॉम्पैक्ट भी हो गया। ओपन नहीं हो सकता क्योंकि ये काउंटेबल सेट आया है, ओपन नहीं हो सकता क्योंकि ये काउंटेबल सेट है, और काउंटेबल सेट कभी भी अगर नॉन एम्प्टी हैं तो वो ओपन नहीं हो सकते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका पहला, तीसरा और चौथा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स में पहला आपका आता है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होता है, देखो देखो जैसा कि देखो डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, आइसोलेटेड का मतलब है कि ऐसी सिंगुलरिटी जिसको आइसोलेट किया जा सके। आइसोलेट किया जा सके का मतलब हुआ कि उसको एक नेबरहुड के अंदर कैद किया जा सके, कि उस नेबरहुड के बाहर सारे पॉइंट पे फंक्शन अपना जो है वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं कि अल्फा इज अ सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ and it is not limit point of set of singular points, it is not limit point of set of singular points, then alpha is called an isolated point,
सॉरी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ। तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब क्या हो गया कि जो सिंगुलर पॉइंट तो है बट लिमिट पॉइंट नहीं है सिंगुलर पॉइंट के सेट का, इसका मतलब आइसोलेटेड पॉइंट है ना, तो इसलिए इसको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी कहते हैं। तो बेसिकली अल्फा अगर एस माइनस एस डैश में है तो उसको हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऑफ एफ। इसका मतलब अल्फा एस माइनस एस डैश में होने का मतलब ये हुआ कि आप जो है एक ऐसा जरूर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और देर एग्जिस्ट सम डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट एफ इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना, एफ इज डिफरेंशिएबल एट ईच पॉइंट ऑफ टी, क्या नाम है, अल्फा डेल्टा माइनस, ठीक है। तो एक ऐसा नेबरहुड मिल गया जिसके हर पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है एक्सेप्ट द पॉइंट, जीरो नहीं यार, अल्फा, एक्सेप्ट द पॉइंट अल्फा, है ना, अल्फा के अलावा बाकी हर पॉइंट पे अल्फा को छोड़ने के बाद डिफरेंशिएबल हो गया। ठीक है ना। नॉन आइसोलेटेड कब होगा, एक सिंगुलर पॉइंट को नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट कहेंगे अगर अल्फा लिमिट पॉइंट हो सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स का। मतलब ये सब कनेक्टेड वैसे ही है ना, आइसोलेटेड पॉइंट और क्या नाम है, लिमिट पॉइंट, है ना। तो अगर सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स का वो आइसोलेटेड पॉइंट हो गया तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गया, लिमिट पॉइंट हो गया तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गया, ठीक है। ओके, जैसे क्वेश्चन देखते हैं। फंक्शन जी जेड दिया है 1/sin1/z हैज़ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज एट जेड एन इक्वल टू 1/n पाई फॉर n बिलोंग्स z माइनस जीरो एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी एट पॉइंट z इक्वल टू जीरो। पहले तो आपको देखना पड़ेगा कि इसके सिंगुलरिटीज के पॉइंट कौन से हैं। एक तो डेफिनेटली 1/z जीरो पे डिफाइन नहीं है तो जीरो हो गया, यूनियन जहाँ पे साइन 1/z जीरो हो जाए, तो साइन z कहाँ जीरो होता है, n पाई पे, तो साइन 1/z कहाँ पे जीरो होगा, 1/z जहाँ n पाई हो जाए, मतलब z जो है वो 1/n पाई हो जाए, तो ये 1/n पाई हो जाएगा। बस n इंटीजर्स हैं बट जीरो नहीं हो सकता, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि साइन, मैं ये बोला हूँ, शायद मैं मन में सोच गया हूँ, आप ना सोच पाए हूँ, साइन 1/z जीरो होने का मतलब हुआ कि 1/z n पाई होना चाहिए, जहाँ n जो है वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, बस जीरो नहीं हो सकता। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, z की वैल्यू हो जाएगी 1/n पाई, जहाँ n कोई भी इंटीजर है बट जीरो नहीं हो सकता, है ना। तो ये अपना सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स आ गया। पहली बात, इस फंक्शन को दिक्कत थी जीरो पे, तो एक हमारा जीरो सिंगुलर पॉइंट हो गया। दूसरी बात, इस पूरे फंक्शन को दिक्कत वहां होगी जहां ये जीरो हो जाएगा डिनोमिनेटर, तो वो कहाँ जीरो हो रहा है, इन पॉइंट्स पे, तो ये अपना पूरा सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स आ गया। अब आगे क्या बात करनी है, कह रहे हैं जेड एन इक्वल टू 1/n पाई फॉर n बिलोंग्स टू n एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है जीरो पे। जीरो पे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इसलिए है क्योंकि जिसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स आएगा एस डैश वो आएगा सिंगलटन जीरो, इसका कोई भी सब सीक्वेंस उठाओगे तो वो जीरो पे जाएगा इसके अंदर, है ना। तो एस डैश अपना आ गया सिंगलटन जीरो। तो जो आपका जीरो है वो लिमिट पॉइंट है ना सेट ऑफ सिंगुलरिटीज का। सो जीरो इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ सिंगुलरिटीज, लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, है ना। इसका मतलब हुआ कि जीरो इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। और अगर मैं बाकी जो 1/n पाई देखूं
तो दे आर ऑल आइसोलेटेड पॉइंट्स ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स का सेट है ना। जो सिंगुलर पॉइंट्स का सेट है ये 1/n पाई टाइप के एलिमेंट सारे के सारे क्या हैं, आइसोलेटेड है, ठीक है ना, क्योंकि इनको कन्वर्ज करने वाली कोई भी सीक्वेंस आपके पास नहीं है, मतलब दे आर नॉट लिमिट पॉइंट्स ऑफ बेसिकली एस। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1/n पाई के टाइप के जो पॉइंट है दे आर नॉट लिमिट पॉइंट्स ऑफ एस, बिकॉज देर इज नो सीक्वेंस इन एस विच कैन कन्वर्ज टू दैट पॉइंट्स, दोज पॉइंट्स। तो दीज पॉइंट्स 1/n पाई टाइप के जो पॉइंट्स हैं, ऑल्सो 1/n पाई टाइप के जो पॉइंट्स हैं, दे डू नॉट बिलोंग्स टू एस डैश विच वॉज सिंगलटन जीरो। Therefore, this is true for every n belongs to z minus 0. Therefore, Zn equals 1/n pi, where n belongs to z minus 0 are points of non-isolated singularity. Sorry, points of isolated singularity. Isolated singularities. ठीक है, they are points of isolated singularity. तो सीधी बात है, आपको S निकालना है ना, S का जो है लिमिट पॉइंट निकालना है और देख लेना है जो S डैश में बिलोंग कर रहे हैं दे आर नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज, और जो S में बिलोंग नहीं कर रहे हैं दे आर आइसोलेट, S डैश में बिलोंग नहीं कर रहे हैं दे आर आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल सी कि कौन आइसोलेटेड है कौन नॉन आइसोलेटेड है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज के भी क्लासिफिकेशन है, ठीक है ना, आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज के भी क्लासिफिकेशन है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिएगा ध्यान, पहला है रिमूवेबल सिंगुलरिटी। पहला क्या है, रिमूवेबल सिंगुलरिटी। तो करें कि अल्फा बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ सच दैट लिमिट एफ जेड एट जेड टेंड्स टू अल्फा एग्जिस्ट फाइनाइटली, देन अल्फा इज कॉल्ड रिमूवेबल सिंगुलरिटी। मतलब ऐसी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, दीज आर टाइप्स ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज। ठीक है, ऐसी आइसोलेटेड सिंगुलरिटीज अल्फा जिन पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करे फाइनाइटली, मतलब कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आए, ठीक है, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, रिमूवेबल सिंगुलरिटी के पॉइंट्स। ठीक है, जैसे अगर मैं ये फंक्शन लूँ जीरो इक्वल टू साइन जेड और जेड में जेड बिलोंग्स टू सी माना जीरो, तुम कहोगे सर इसमें कहाँ, ये तो बेचारा हर जगह क्या नाम है डिफरेंशिएबल होता है, तो ये तो एंटायर हो गया, इसके पास कहाँ से सिंगुलरिटी आ गई, ऐसे करके बोलोगे। बट अगर तुम ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन तो यहाँ कुछ लिखा गया है, वो मिस कर दोगे तुम अगर नहीं पढ़ोगे। तो ये यहाँ लिखा गया है कि हमारा ये फंक्शन जी जेड जो है वो साइन जेड है केवल नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। जीरो पे क्या है बताया ही नहीं है, दैट मीन जीरो पे इट इज स्टिल नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड हो या नॉट डिफरेंशिएबल हो किसी पॉइंट पे, दे आर ऑल काउंटेड एज सिंगुलरिटीज। ठीक है ना, तो जीरो पे इसके पास सिंगुलरिटी है। अब रिमूवेबल है कि नहीं, तो वो आप देख सकते हैं कि जीरो पे इसकी लिमिट तो जीरो ही आएगी, साइन जेड की जीरो पे लिमिट जीरो आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास जीरो पे लिमिट जीरो है, क्योंकि इसलिए जीरो पे रिमूवेबल सिंगुलरिटी है। ठीक है ना, इधर देखिएगा, सिंस जी इज नॉट डिफाइंड एट जीरो, नॉट डिफाइंड एट जेड इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि जेड इक्वल टू जीरो इज ए सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट ऑल्सो, अगर आप देखें तो जो लिमिट है जी जेड की, जेड टेंस टू जीरो पे, दैट विल बी लिमिट ऑफ साइन जेड एट जेड टेंस टू जीरो, और वो अपना आ जाएगा जीरो। तो जैसे लिमिट एग्जिस्ट कर गई, विच एग्जिस्ट फाइनाइटली, है ना, विच एग्जिस्ट फाइनाइटली, therefore gz has removable singularity at z equal to 0। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द फंक्शन जी जेड इक्वल साइन जेड अपॉन जेड फॉर जेड बिलोंग्स टू सी माइनस जीरो हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इक्वल, फॉर द सेम रीजंस, राइट, क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन आपका डिफाइंड ही नहीं है ना। तो यहाँ पे फिर से वही लाइन है कि सिंस
g is not defined at 0, not defined at 0, इसका मतलब 0 is a singular point. ठीक है ना. also if I talk about limit z tends to 0 sin z upon z, that will be 1, which is a complex number, so limit exists finitely at 0. therefore f या g जो भी नाम है, g has removable singularity at z equal to 0. ठीक है. ऐसे नेक्स्ट देखते हैं. अब यहाँ पे है z इक्वल टू कॉस जेड माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर. बाकी तुमको दिख ही रहा है सिंगुलर पॉइंट्स कौन से हैं, इसके रेगुलर पॉइंट्स कौन से हैं. अगर देखा जाए रेगुलर पॉइंट्स की वाली बात करें, रेगुलर पॉइंट्स हैं इसके c माइनस 0, है ना. तो सेट ऑफ रेगुलर पॉइंट्स का लिमिट पॉइंट क्या होगा, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स होगा. तो अगर मैं सिंगुलर पॉइंट्स निकालूँ तो आर डैश माइनस आर करोगे, आर डैश माइनस आर माइनस सी माइनस 0 विच इज़ सिंगलटन 0. तो इसके पास एक ही सिंगुलर पॉइंट है विच इज़ 0, एक ही सिंगुलर पॉइंट है विच इज़ क्या है 0. ठीक है. अब 0 पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं वो देखना पड़ेगा आपको. अब अगर मैं लिमिट जी जेड की बात करूं एट जेड टेंस टू 0, तो ये रहेगा लिमिट जेड टेंस टू 0 एंड दिस विल बी cos z माइनस 1 अपॉन जेड स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ पे अगर आप देखो जेड टेंस टू 0 रखोगे तो चाहे तो आप कॉस का सीरीज एक्सपेंशन यूज़ करो, हालांकि मैंने अभी आपको टेलर्स एक्सपेंशन बताया नहीं है. तो और तरीका भी हो सकता है, आप एल हॉपिटल रूल कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में भी लगा सकते हो. तो ये आप देखो तो 0/0 फॉर्म बन रहा है. तो इसको आप लिख सकते हो लिमिट जेड टेंस टू 0, कॉस जेड का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन जेड डिवाइडेड बाई 2z. तो अब ये -1/2 तो बाहर आ गया एंड दिस लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन जेड अपॉन जेड which is minus half, which belongs to complex numbers. Therefore the limit exists and is finite, and therefore z equal to 0 is removable singularity. ठीक है. नेक्स्ट ऐसे ये फंक्शन देखिए, सेम यहाँ पे भी है, एकदम सेम है. यहाँ पे एकदम सेम वही है. अगर आप इसका रेगुलर पॉइंट्स देखोगे तो वो हो जाएगा c माइनस 0, इसका सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा. s हो जाएगा r डैश माइनस r, जो कि आपको दिख रहा है कि सिंगलटन 0 आएगा, है ना. इसका मतलब इसका जो आपका 0 है वो सिंगुलर पॉइंट है, वो तो पता चल गया. अब अगर मैं 0 पे लिमिट निकालने की बात करूँ, लिमिट ऑफ जी जेड जेड टेंस टू 0, तो रहेगा लिमिट जेड टेंस टू 0 एंड दिस विल बी जेड माइनस साइन जेड डिवाइडेड बाई जेड क्यूब, है ना. एंड दिस विल बी लिमिट जेड टेंस टू 0, ये है जेड माइनस साइन जेड. अब देखो वही 0/0 फॉर्म वापस बन रहा है, 0/0 फॉर्म. एल हॉपिटल रूल आप कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में भी लगा सकते हो. ये रहेगा 1 माइनस साइन जेड का हो गया कॉस जेड डिवाइडेड बाई 3z स्क्वायर. स्टिल इट इज़ 0/0 फॉर्म, क्योंकि कॉस 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. तो फिर से एल हॉपिटल रूल लगा सकते हो, जेड टेंस टू 0 और 1 माइनस कॉस जेड, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस जेड का माइनस साइन जेड, तो साइन जेड आ जाएगा ऊपर, 1 का 0 हो गया और ये हो जाएगा 6z. तो लिमिट जेड टेंस टू 0, 1/6 बाहर हो गया. कहने को तो अभी भी 0/0 फॉर्म है, लेकिन साइन जेड बाई जेड की लिमिट वैसे ही पता आपको 1 आती है. तो ये 1/6 इंटू 1 विच इज़ 1/6, है ना. साइन जेड बाई जेड की जेड टेंस टू 0, तो ये भी वापस एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया. मतलब 0 पे इस फंक्शन के पास भी रिमूवेबल सिंगुलरिटी है. तो एट जेड इक्वल टू 0 जी हैज़, या जो भी फंक्शन का नाम है जी है, जी हैज़ रिमूवेबल सिंगुलरिटी.
ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है सिंगुलैरिटी का, आइसोलेटेड वाली सिंगुलैरिटी का, वो है पोल। पोल क्या होता है? अभी आपने कहा कि अगर z टेंस टू अल्फा पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, अगर z टेंस टू अल्फा पे लिमिट एग्जिस्ट कर जाए तो उसको रिमूवेबल सिंगुलैरिटी कहते हैं। अगर एग्जिस्ट ना करे तो उसको पोल कहते हैं। So let alpha be an isolated singularity of f such that limit of fz as z tends to alpha does not exist finitely, है ना? Then alpha is called a pole. क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। जिसपे ये लिमिट एग्जिस्ट ना करे उसको हम बोलेंगे पोल। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि अगर अल्फा पोल है f का, है ना, और अगर आपको ऐसा कोई n मिल जाए जिसके लिए ये चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर जाए, z माइनस जेड नॉट की पावर n एफ जेड एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, देन द लीस्ट सच n इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ द पोल एट अल्फा। मतलब पोल तो है लेकिन आपको एक ऐसा n मिल रहा है कि ये लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है। तो अगर किसी भी n पॉजिटिव नंबर के लिए लिमिट एग्जिस्ट कर जा रही है तो जो ऐसा सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर होगा जिसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है वो जो है पोल कहलाएगा, उस ऑर्डर का पोल कहलाएगा। ठीक है ना, पोल तो होगा ही, उस ऑर्डर का पोल कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एफ जेड ले लेता, ये 1 में जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन है मेरा। इसका जो सिंगुलैरिटीज़ का पॉइंट्स है वो है, एक 1 है और एक है अपना प्लस माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा। ये है सेट ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स जहाँ पे इसको दिक्कत है ना। अब अगर आप देखो तो z टेंस टू 1 पे 1 जब यहाँ z टेंस टू 1 करोगे तो ऑब्वियसली ये 1/0 टाइप का बनेगा विच इज़ इन्फिनिटी। ऐसे i और माइनस आई पे भी, तो इसका लिमिट न तो इस पे न तो इस पे न तो इस पे फाइनाइट आ रहा है, इनफाइनाइट आ रहा है। ठीक है, तो ये जो है ये पोल है। सो बेसिकली 1i और माइनस आई आर पोल्स। अब अगर आप ध्यान से देखो तो अगर मैं z माइनस 1 का होल स्क्वायर करूँ एफ जेड और लिमिट z टेंस टू 1 कर दूँ तो ये हो जाएगा z माइनस 1 का होल स्क्वायर से ये वाला z माइनस 1 स्क्वायर, z माइनस 1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ z टेंस टू 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 में जेड स्क्वायर प्लस 1 जो कि आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब हो जाएगा 1/2, है ना। तो अब ये लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर गया। और क्या 2 से छोटे किसी नंबर के लिए ऐसा हो पाएगा? जैसे अगर मैं यहाँ 1 रखता तो z माइनस 1 का एक पावर तो कट जाता लेकिन एक फिर भी डिनोमिनेटर में रहता, तो z टेंस टू 1 करने पे फिर भी इनफाइनाइट आता। तो लीस्ट जो नंबर है, जो क्या नाम है, z माइनस 1 की पावर लगे जो, जिसके लिए लिमिट भी फाइनाइट आ जाए, वो 2 है। इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि एफ जेड हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट z इक्वल टू 1। ठीक है ना, पोल ऑफ ऑर्डर 2। सिमिलरली अगर आप z इक्वल टू प्लस माइनस आई पे देखोगे तो आप देखोगे कि z माइनस आई से मल्टीप्लाई करने पे, है ना, फाइनाइट लिमिट आएगी z टेंस टू आई करने पे, और ऐसे z प्लस आई से मल्टीप्लाई करने पे, z टेंस टू माइनस आई करने पे लिमिट फाइनाइट आएगी। एट z इक्वल टू आयोटा एंड माइनस आयोटा f हैज़ पोल्स, इनफैक्ट सिंपल पोल्स, पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 कह दो, और पोल्स ऑफ ऑर्डर 1 को हम सिंपल पोल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सिंपल पोल्स। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है, इसको देखिएगा, ये थोड़ा समझदारी वाली बात है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है एफ जेड इक्वल टू, कह दो कि एच जेड अपॉन के जेड टाइप का फंक्शन दिया हुआ है, और जहाँ पे एच जेड एंड के जेड बोथ आर एनालिटिक, और व्हाट एनालिटिक। ठीक है ना, एंड सपोज करो, सपोज के जेड नॉट पे 0 दे रहा है वैल्यू, किसी जेड नॉट पे के वैल्यू मतलब डिनोमिनेटर 0 हो जा रहा है, देन पहला, इफ z naught is 0 of k of multiplicity
m and it is not, मैं बल्कि ऐसे लिख देता हूँ तो ज़्यादा सही रहेगा, if z naught is a zero of k of multiplicity m and it is not a zero of h, then z equal to z naught is a pole of fz of order m। सीधी सी बात यह है कि अगर डिनोमिनेटर के पास z नॉट पे मल्टीप्लिसिटी m का जीरो है और z नॉट पे hz जीरो नहीं हो रहा, आपका नोमिनेटर जीरो नहीं हो रहा, तो फिर जो है इस पूरे फंक्शन f के पास z इक्वल टू z नॉट पे पोल होगा ऑफ ऑर्डर m। ठीक है। और दूसरा इसी प्रकार से ऑब्जर्वेशन देख सकते हैं, सेकंड ऑब्जर्वेशन, अगर z नॉट इज a zero of h of multiplicity n and z naught is a zero of k of multiplicity m such that n is bigger than m, then n bigger than m हो, then at z equal to z naught f has what? Removable singularity। ठीक है, क्या होगा? रिमूवेबल सिंगुलरिटी होगा। दूसरा मतलब तीसरा, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि अगर n m से बड़ा है तो जो नीचे आपका z माइनस जेड नॉट की पावर m है वो ऊपर जाकर के z माइनस जेड नॉट की पावर n में से माइनस हो जाएगा, मतलब z माइनस जेड नॉट की पावर n माइनस m हो जाएगा, जहां n माइनस m पॉजिटिव है। अब क्योंकि डिनोमिनेटर ऑलरेडी जीरो हो रहा था z नॉट पे, तो सिंगुलरिटी तो हो गई वो, लेकिन पूरा कैलकुलेशन करने पे अपने को पता चला कि दरअसल z नॉट पे तो लिमिट फाइनाइट आ रही है फंक्शन की, तो फिर वो आइसोलेटेड कैसे सिंगुलरिटी कैसे सिंगुलरिटी होगी? फिर रिमूवेबल होगी। समझ रहे ना? जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखूँ जेड स्क्वायर अपॉन में जेड साइन जेड, तो ये फंक्शन कहाँ कहाँ जीरो हो रहा है? जीरो पे जीरो हो रहा है, यहाँ पे ये एन पाई पे जीरो हो रहा है। अब अगर मैं जीरो पे बात करूँ, केवल जीरो पे, तो जीरो जो है इसका जीरो है ऑफ ऑर्डर 1 और इसका जीरो है ऑफ ऑर्डर 2, तो अल्टीमेटली तो ये आपका बन गया, अगर मैं जेड से क्या नाम है, अगर मैं इसकी लिमिट निकालने की बात करूं, एक जेड से एक जेड खत्म हो जाएगा, जेड अपॉन में साइन जेड, जेड टेंस टू जीरो पे तो लिमिट 1 आएगी, मतलब फाइनाइट आएगा। तो जेड इक्वल टू जीरो इसकी सिंगुलरिटी तो है, बट कैसी सिंगुलरिटी बन के आएगी? फिर वो रिमूवेबल सिंगुलरिटी बन के आएगी। ठीक है। और दूसरा, इसी में मैं ऐसा करता हूँ, दो केस बना देता हूँ ना, बार बार कौन लिखेगा, ऐसे करते हैं, लेट। अब इसमें कर देते हैं पहला केस, अगर एन एम से बड़ा है, और दूसरा केस अगर एन एम से छोटा हो गया, देन एट जेड इक्वल टू जेड नॉट एफ हैज पोल ऑफ ऑर्डर m माइनस n। क्या हो जाएगा? पोल ऑफ ऑर्डर m माइनस n। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एग्जाम्पल दूं आपको, जैसे ये मैं यही फंक्शन लेता हूं जो पहले लिया था, एफ जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर अपॉन में जेड क्यूब साइन जेड, है ना। तो एट जेड इक्वल टू जीरो, ठीक है, मतलब इसका सिंगुलरिटीज़ का अगर बात करें, सिंगुलरिटीज़ का जो सेट है वो ज़ीरो हो जाएगा, इनफैक्ट ये हो जाएगा पूरा एन पाई, जहाँ एन आपका कोई भी इंटीजर हो सकता है। इसमें जीरो भी है, एन जेड को जीरो लो, एन को जीरो लो तो जीरो भी आ जाएगा।
तो एट ज़ीरो अगर मैं बात करूं, एट ज़ीरो अगर मैं लिमिट ऑफ एफ जेड की बात करूं, जेड टेंस टू ज़ीरो पे, तो क्या आएगा, वो हो जाएगा 1/z साइन जेड का लिमिट एट जेड टेंस टू ज़ीरो, विच इज़ इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि जीरो पे इसके पास पोल है ना, पोल तो है। कितने ऑर्डर का पोल है वो कैसे पता चलेगा? तो अगर आप ध्यान से देखो, तो अगर मैं लिमिट में जेड से मल्टीप्लाई करूं, जेड एफ जेड मतलब जेड माइनस ज़ीरो की पावर 1 एफ जेड अगर करूं जेड टेंस टू ज़ीरो पे, तो लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो, जेड माइनस जीरो मतलब जेड ही हुआ, जेड स्क्वायर ऊपर है तो जेड क्यूब एफ जेड, जेड क्यूब अपॉन में हो जाएगा अपना जेड क्यूब साइन जेड, है ना। और यहाँ पे साइन जेड भी तो दिक्कत कर रहा है। हाँ, एक दिक्कत और है ना। दिक्कत क्या है मैं बताता हूँ। दिक्कत ये है, हम इसको गलत काउंट कर गए। गलत कैसे काउंट कर गए? यहाँ पे पावर आनी चाहिए 4, यहाँ पे लिमिट होना चाहिए जेड टेंस टू ज़ीरो पे हो जाएगा जेड की पावर जेड माइनस जीरो की पावर 2 एफ जेड। ये जब करोगे तो हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो और ऊपर आएगा जेड की पावर 4, नीचे आएगा जेड क्यूब साइन जेड, तो ये खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा लिमिट जेड टेंस टू ज़ीरो एंड इट विल बी जेड अपॉन साइन जेड एट जेड टेंस टू ज़ीरो विच इज़ 1। तो इसके पास ज़ीरो पे पोल है कितने ऑर्डर का? 2 ऑर्डर का। एफ हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर 2 एट जेड इक्वल टू 0। अब तुम कहोगे सर फिर तो आपका वो लॉजिक गलत हो गया कि अगर डिनोमिनेटर के पास जो है m ऑर्डर का 0 है और अगर m जो है वो n से बड़ा है, जहाँ n जो है वो न्यूमरेटर का मतलब मल्टीप्लिसिटी है 0 का, तो उस केस में तो आप कह रहे थे कि m माइनस n ऑर्डर का पोल आएगा। बट यहाँ पे तो सर जो है 3 माइनस 2 1 ऑर्डर का पोल नहीं आ रहा है। तो इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि आप साइन जेड के अंदर छुपा हुआ जेड इक्वल टू 0 देख ही नहीं रहे हो। आप ही नहीं, मैं भी नहीं देख पाया। साइन जेड के अंदर भी तो जेड इक्वल टू 0 छुपा हुआ है ना। तो ये छुपी हुई चीज़ें भी देखने की, जब क्वेश्चन करोगे तो अपने आप आदत पड़ जाएगी छुपी हुई चीज़ें देखने की, फिर ढूंढ ढूंढ के निकालोगे। साइन जेड लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन जेड में भी तो एक जेड इक्वल टू 0 है, एक यहाँ पे 3 जेड इक्वल टू 0 है, यहाँ पे एक साइन जेड में भी जेड इक्वल टू 0 है। इस वजह से टोटल जो मल्टीप्लिसिटी देखोगे आप 0 की तो वो 4 आएगी। कैसे पता चलेगा 4 मल्टीप्लिसिटी है 0 की डिनोमिनेटर में? एट जेड इक्वल टू 0, 0 इज अ 0 ऑफ जेड क्यूब साइन जेड ऑफ मल्टीप्लिसिटी 4। कैसे पता चलेगी? वो डेरिवेटिव टेस्ट करो। इस फंक्शन का वैल्यू 0 पे 0 आएगा, डेरिवेटिव 0 पे 0 आएगा, डबल डेरिवेटिव 0 पे 0 आएगा, ट्रिपल डेरिवेटिव 0 पे 0 आएगा, 4 डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा। उससे पता चलेगा कि इस डिनोमिनेटर वाले फंक्शन के पास 0 पे मल्टीप्लिसिटी 4 का 0 है ना, और ऊपर वाले के पास 2 का 0 है। तो 4 माइनस 2 ऑर्डर का पोल होगा, मतलब 2 ऑर्डर का पोल होगा। तो 2 ऑर्डर का पोल हमने दिखाया क्या आएगा। और बाकी जो आपके एन पाइज हैं, है ना, जो यहाँ पे एन पाई आपके लिखे गए हैं, उन सब पे सिंपल पोल है। ठीक है, उन सब पे क्या है? सिंपल पोल है, क्योंकि उस पे न्यूमरेटर आपका 0 नहीं हो रहा जेड स्क्वायर। ठीक है, उसमें केवल साइन जेड 0 हो रहा है, 0 के अलावा जो कि एन पाई है ना। तो इस प्रकार से आप जो है क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं। जब भी आपसे बात की जाए, क्या नाम है, कि इस प्रकार की सिंगुलरिटी है, तो यू कैन गो लाइक दिस। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं समझते हैं इसको। अगर मैं पहले सिंगुलर पॉइंट लिखने शुरू करूं तो मैं लिखूंगा एक तो ए, और उसके बाद ये प्लस माइनस आई बी, और उसके बाद साइन जेड 0 कहाँ होता है? एन पाई पे होता है ना, मतलब के पाई टाइप के लिख लो, यूनियन के पाई, जहाँ पे के कोई भी इंटीजर हो सकता है। ए और बी नॉन जीरो रियल नंबर दिए हुए हैं उन्होंने। ठीक है, ये हो गया अपना, ये हो गए अपने सिंगुलर पॉइंट्स। एक एक करके सब पे बात करते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि पोल्स ऑफ ऑर्डर 7 एट प्लस माइनस आई बी, तो वो दिख रहा है प्लस माइनस आई बी पे ये 0 नहीं हो रहा, और प्लस माइनस आई बी पे इनमें से कोई भी 0 नहीं हो रहा। तो डिनोमिनेटर के पास प्लस माइनस आई बी पे 0 है मल्टीप्लिसिटी 7 का, क्योंकि यहां 7 बार रिपीट हो रहा है रूट प्लस माइनस आई बी पे।
और न्यूमरेटर के पास प्लस माइनस आई बी पे जीरो है ही नहीं किसी ऑर्डर का, उसका जीरो नहीं बन रहा। तो जो पहला ही वाला लॉजिक है जो मैंने यहाँ पे दिया था, जो सबसे पहला रूल दिया था यहाँ पे दिया था ना, इफ जेड नॉट इज अ जीरो ऑफ के ऑफ मल्टीप्लिसिटी m एंड इट इज नॉट अ जीरो ऑफ h, देन जेड इक्वल जेड नॉट इज अ पोल ऑफ ऑर्डर m। तो यहाँ से अपने पास ये पता चल जाएगा कि प्लस माइनस आई बी पे फंक्शन के पास पोल है ऑर्डर 7 का। नेक्स्ट ए पे देखते हैं, ए पे। तो अगर आप देखो ए पे ये जीरो नहीं हो रहा, ए पे ये जीरो नहीं हो रहा, ए पे ये जीरो हो रहा है। क्या ए पे न्यूमरेटर जीरो हो रहा है? जेड को ए रख के देखो, तो जेड को ए रख के देखोगे तो ए कैंसिल हो जाएगा, तो बनेगा कॉस पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, इसका मतलब ए पे न्यूमरेटर भी जीरो है, डिनोमिनेटर भी जीरो है। तो फिर क्या हो जाएगा? रिमूवेबल सिंगुलैरिटी, है ना। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फंक्शंस पे जेड इक्वल टू जेड नॉट, दोनों फंक्शंस के लिए जेड इक्वल टू जेड नॉट जीरो बन रहा है सेम मल्टीप्लिसिटी का, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, उस केस में वो पॉइंट जेड इक्वल टू जेड नॉट एक रिमूवेबल सिंगुलैरिटी होगा। तो यहाँ पे आपका जेड इक्वल टू ए जो होगा दैट विल बी अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। इसमें आप तीसरा केस भी चाहो तो बना सकते हो। ये जो मैंने यहाँ पे दो केस बनाए हैं, इफ यू वांट यू कैन राइट थर्ड केस इन विच m इक्वल टू n। तो अगर m इक्वल टू n हो रहा है, इन दैट केस वी विल हैव अ रिमूवेबल सिंगुलैरिटी। चाहो तो थर्ड केस बना दो यहाँ पे। थर्ड केस इज C, let me mark this as C. If m equal to n, at z equal to 0, at z equal to z naught, f has removable singularity. ठीक है ना। तो ये तीन रूल जो हैं ये ऐसे फंक्शंस के बारे में अपने काम आ जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अपने पास रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो गया ए पे। अब बाकी जो के पाई हैं, है ना, के पाई जो हैं उन पे न तो ये जीरो हो रहा है, न इधर वाले कोई जीरो हो रहे हैं, केवल ये साइन जीरो हो रहा है और इसकी पावर 5 है। इसका मतलब के पाई वाले जो पॉइंट्स हैं जहां के जीरो ना हो, वो वाले पॉइंट जो हैं, नहीं के जीरो हो भी सकता है, जीरो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और कोई कहीं जीरो हो नहीं रहा, तो जीरो भी हो सकता है, कोई भी के पाई हो, है ना। वहां पे जो आपका ये वाला फंक्शन है डिनोमिनेटर, इसके पास 5 मल्टीप्लिसिटी का जीरो है और न्यूमिनेटर के पास के पाई पे जीरो नहीं हो रहा। तो 5 मल्टीप्लिसिटी का अगर जीरो डिनोमिनेटर में है और न्यूमिनेटर पे वो वैल्यू जीरो नहीं दे रही है, तो वो एक पोल बन जाएगा 5 ऑर्डर का, या है ना। तो इसका मतलब के पाई पे इट विल हैव पोल्स ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है ना। और जीरो पे क्या हो रहा है? अच्छा हाँ, जीरो पे देखना पड़ेगा, मैंने शायद जीरो भी इसमें कंबाइन कर दिया। जीरो पे देखना पड़ेगा। के पाई में अगर के जीरो नहीं है तब तो साफ साफ दिख रहा है कि ये वाले कहीं जीरो नहीं होंगे। मेरा इस पर ध्यान नहीं गया कि हाँ जेड भी तो लिखा हुआ है, मेरा ध्यान केवल इस पे गया। के पाई में अगर के जीरो नहीं है तब तो बस यही भाई साहब हैं जो जीरो हो रहे हैं पूरे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। और कितनी बार जीरो हो रहे हैं? 5 बार जीरो हो रहे हैं। तो अगर के नॉन जीरो है उस केस में के पाई पे 5 ऑर्डर का पोल बनेगा। लेकिन अगर के जीरो हो गया, अब ध्यान सुनना, अगर के जीरो हो गया तो यहां पे 5 ऑर्डर का जीरो बन रहा है जीरो, और यहां पे 1 ऑर्डर का जीरो बन रहा है, तो 5 माइनस 1 4, तो 4 ऑर्डर का पोल बनेगा। ठीक है ना। तो जीरो पे 4 ऑर्डर का पोल होगा। ठीक है, ठीक है ना। जीरो पे कितने ऑर्डर का पोल होगा? 4 ऑर्डर का। इस प्रकार से आप जो 3 रूल मैंने लिखाए हैं ना 4, उससे बड़े आराम से वेरीफाई कर सकते हो पोल के बारे में। अच्छा, जो न तो पोल हो और न ही रिमूवेबल सिंगुलैरिटी हो, ऐसे पॉइंट्स को हम बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटीज। क्या बोलते हैं? एसेंशियल सिंगुलैरिटीज। तो बेसिकली आपने क्या किया, आपने सिंगुलैरिटीज को पहले तो डिवाइड किया आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी और नॉन आइसोलेटेड। फिर आइसोलेटेड को आपने 3 पार्ट में डिवाइड किया। कौन कौन से? रिमूवेबल और पोल और इसेंशियल, है ना। रिमूवेबल कब होता है वो सब देखना, मैंने बता दिया आपको। जब लिमिट जो है वो जेड टेंड्स टू अल्फा पे एग्जिस्ट कर जाए फाइनाइटली, तो रिमूवेबल हो गया। ना एग्जिस्ट करे तो पोल हो गया।
फिर पोल में ऑर्डर कैसे डिसाइड करते हैं वो भी बता दिया। जब न रिमूवल हो न पोल हो तो एसेंशियल हो गया, ठीक है ना। ठीक है, तो बेटा ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटीज़ आपको बता दिया गया। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसके कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद जो है अपना जो भी अगला टॉपिक होगा वो हम करेंगे, ठीक है। तो आप लोग लेक्चर्स देखते रहिए और जो है अपनी तैयारी साथ साथ करते रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। जैसे ये टॉपिक खत्म हुआ, अब आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो ट्राई कीजिए, और निश्चित रूप से आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे जो भी सिंगुलरिटी क्लासिफिकेशन के बेस पे क्वेश्चन आए होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।